Hello guys, welcome to Ocean of Economics. In the in the previous videos, we have discussed the questions of market structure which were asked in the previous examinations of UGC NET. So now we'll be moving to these all we have discussed, correct? So we'll be moving to question number 19. Okay, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं जो लास्ट ईयर्स में यूजीसी नेट में पूछे गए हैं आपसे, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. विद दैट ये सारे जो अगर हम कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, देन हमारा पूरा जो ऑलमोस्ट मार्केट वाला पॉइंट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी. चलिए, विदाउट डिलेइंग विल बी जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो. इन 19th question, in which one of the following market situations are the firms mutually interdependent? म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस की यहाँ पे बात हो रही है. आप खुद सोचिए किस मार्केट में हम अगेन एंड अगेन म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे थे. वॉज दैट मोनोपोली मार्केट? नहीं, मोनोपोली में तो बस एक ही फर्म होती है, डिपेंडेंस की बात ही नहीं है. मोनोपोलिस्टिक नहीं, क्योंकि बहुत सारी फर्म होती है, तो बहुत सारी फर्म्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होंगी, है ना. बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं अगर मार्केट में, तो एक फर्म क्योंकि मार्केट का बहुत बड़ा पार्ट कैप्चर ही नहीं कर रही है, तो वो कुछ भी अपनी पॉलिसी में चेंज करे, उससे किसी भी फर्म को क्या फ़र्क पड़ता है. उससे बहुत छोटा सा चेंज आएगा मार्केट में, है ना. तो यहाँ पे भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस नहीं हो सकती. मोनोप्सोनी कौन सा मार्केट होता है? मोनोप्सोनी वेर बायर जो है वो सिंगल है. ठीक है, यहाँ पे भी कोई इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं है. बट ऑलिगोपोली मार्केट, यहाँ पे क्या होती है? म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस होती है. व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न हियर इज़ दैट फ्यू फर्म्स आर देयर, और वो कुछ फर्म्स जो होती है वो मार्केट का बहुत बड़ा पार्ट कैप्चर कर रही होती है ना, और कुछ ही फर्म होती है, 8 10 2 4 5 6 फर्म्स ऐसे होता है. तो नॉट टू के केस में तो ड्यूओपॉली हो जाएगा, बट हाँ 10 तक इकोनॉमिक्स जो मानते हैं. तो उस केस में क्योंकि अगर एक फर्म अपना कोई भी डिसीजन चेंज करती है, लेट सपोज वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ करती है, तो उस केस में जितने भी बायर्स होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो किसी और फर्म के पास खरीदने चल जाएंगे. ठीक है, तो ये वाली चीज़ वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस जो है देखने को मिलती है कहाँ? ऑलिगोपोली मार्केट में. सो तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एडवर्टीजमेंट इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स. वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है, इवन काफ़ी बार बात कर चुके हैं ना इसकी. एडवर्टीजमेंट जो है कौन से मार्केट में कॉमन है? एडवर्टीजमेंट हमारा क्या ऑलिगोपोली मार्केट में होगा? मे बी, बट कॉमन तो नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में नहीं. परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट करके क्या बताएंगे भाई? सभी के प्रोडक्ट सिमिलर है, सेम प्राइस है, तो क्या एडवर्टीजमेंट करने के लिए बाकी है? कुछ भी. मोनोपोली, एक अकेला बंदा है, वो अपना एडवर्टीजमेंट करके क्या बताएगा? मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा है. ऑब्वियसली नहीं, एक ही है, उसके बारे में तो बायर्स खुद ढूंढ ढूंढ के उसके पास आएंगे कि भाई एक ही सेलर है, तो वो कहाँ है, वो तो खुद ही आ जाएंगे. तो इसको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट किसको है इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट? तो मैम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको होती है. क्यों होती है? क्योंकि हर बंदा, हर फर्म जो होती है वो यहाँ पे बताती है भाई हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, इसको ले लो, है ना. विद दैट बहुत सारी फर्म्स है मार्केट में, तो बहुत सारी फर्म्स के केस में सबको एडवर्टीजमेंट करके बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, इसको खरीदो. ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एडवर्टीजमेंट जो होती है कॉमन होगी. सी होगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी प्रोड्यूसिंग विथ एक्सेस कैपेसिटी. वेरी गुड क्वेश्चन. एक्सेस कैपेसिटी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि हम हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हमारे पास और कैपेसिटी है कि हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखो तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस में किसकी बात हो रही है? एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है. ओके, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है. अब यहाँ से हमको पता पड़ता है कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है, इस मिनिमम पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो कॉस्ट है एवरेज बेसिस पे जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो क्या है? मिनिमम कॉस्ट है. ठीक है, तो ऑब्वियसली हर इंसान को इसी पे करना चाहिए, हर इंसान को मतलब हर फर्म को. तो यहाँ पे हम बोलते हैं भाई एक्सेस कैपेसिटी अगर मार्केट में है वो उस केस में है अगर आप यहाँ कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ कोई प्रोडक्शन कर रहे हो,
क्यों कैपेसिटी है? क्योंकि अभी तक आपके पास और कैपेसिटी की है कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हो, मतलब अभी कुछ करने की कैपेसिटी बाकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर इज सेड टू बी प्रोड्यूसिंग विद एक्सेस कैपेसिटी। वो एक्सेस कैपेसिटी पे कब प्रोड्यूस कर रहा है? वो एक्सेस कैपेसिटी पे तब प्रोड्यूस करेगा जब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कहीं प्रोड्यूस कर रहा है इन किसी पॉइंट के ऊपर। तो एक बार ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं, 1 सेकंड। which should be good, right? Okay, when he produces output greater than that given by minimum average total cost। अभी क्या बोल रहा है, सुनो इसको। ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है, लेट सपोज, ठीक है, यू शेप का होता है, हमें पता है। बोल रहा है उससे ज़्यादा अगर वो कर रहा है ना, तो उसके पास एक्सेस कैपेसिटी। अगर मुझे आप ये बताओ, अगर वो यहाँ पे कहीं प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब ये तो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे आपका आउटपुट है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर वो कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, आउटपुट उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहा है, तो मुझे बताओ वो तो अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, यहाँ पे कॉस्ट को बढ़ा रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एक्सेस कैपेसिटी की बात हुई? अब कोई कैपेसिटी है उसके पास? नहीं, उसकी कॉस्ट तो देखो आगे इंक्रीज ही होती जा रही है, क्योंकि कर्व ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है ना, तो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू प्रोड्यूसेस आउटपुट ग्रेटर देन दैट गिवन एट मैक्सिमम एवरेज गिवन बाय मैक्सिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट मैक्सिमम जो है उससे भी ज़्यादा करता है, नहीं, गलत है ये भी। व्हेन ही प्रोड्यूसेस आउटपुट इक्वल टू दैट, डायट नहीं है ये, दैट गिवन बाय मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब क्या? व्हेन ही प्रोड्यूसेस आउटपुट इक्वल टू दैट गिवन बाय मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब इस पॉइंट पे अगर वो कर रहा है प्रोडक्शन, तो क्या वो एक्सेस कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं, इस केस में तो बिल्कुल भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है ना। इस केस में क्या है, इस केस में आपकी एक्सेस कैपेसिटी 0 है। अब आप अपनी फुल यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का फिर प्रोडक्शन करो, तो ये तो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। आगे देखो, व्हेन ही प्रोड्यूसेस एन आउटपुट स्मॉलर देन दैट गिवन बाय द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। यस, दिस इज मेकिंग सम लॉजिक हियर। देखो यहाँ पे इतना प्रोडक्शन अगर वो करता है तो बिल्कुल भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, बेस्ट आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है, हमें एक्सेस कैपेसिटी नहीं रखनी है, हमें फुल यूटिलाइजेशन करना है। बट अगर इससे स्मॉलर अमाउंट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना इतना इतना, यानी कि कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस केस में एक्सेस कैपेसिटी बिल्कुल है हमारे पास में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर बन जाएगा कि जब हम मिनिमम पॉइंट जो होता है किसका, एवरेज कॉस्ट का, या टोटल एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसके मिनिमम पॉइंट से अगर कम आउटपुट अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करें, मतलब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वेट अ सेकंड। ओके, द ओलिगोपॉली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन अज्यूम दैट हिज कॉम्पिटिटर्स आउटपुट आर फिक्स्ड एंड साइमल्टेनियसली, आउटपुट कॉम्पिटिटर का क्या है, फिक्स है, और साइमल्टेनियसली मतलब साथ के साथ डिसाइड्स हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। मतलब लेट सपोज ये है एक बंदा, मतलब फर्म है एक, ठीक है, इसको पता है कि भाई मैं क्या है ना, और भी फर्म्स है मार्केट में, बट इससे पहले मैं अपना आउटपुट डिसाइड करूँगा और साथ में ये भी मानूंगा कि भाई ये अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। कल ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था यूजीसी नेट क्वेश्चन सीरीज़ का, दैट कौन सा ऐसा आपका मार्केट है या फिर सॉरी मॉडल है जिसमें क्या होता है कि एक फर्म दूसरे फर्म से पहले अपना आउटपुट डिसाइड कर लेती है, राइट। आई होप आपको रिलेट वहाँ से हुआ होगा, बट उसका आंसर स्टैकलबर्ग था। यहाँ पे साथ के साथ हो रहा है आउटपुट डिसीजन, ठीक है, पहले कोई भी फर्म पहले नहीं करी, साथ के साथ करती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कूर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। क्यों? यहाँ पे देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, कूर्नो का मॉडल जब बात की थी हमने, दैट कूर्नो के मॉडल में क्या होता है, हमारा ये एवरेज कॉस्ट कर्व होता है जो पूरा नीचे तक उसने बनाया हुआ था, ठीक है। आफ्टर दैट ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व था। अब क्या होता है, इसका आउटपुट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 1/3 आउटपुट तो अनसोल्ड रह जाता है बिकॉज 2 ही फर्म है ना। अगर 2 फर्म है तो आउटपुट 3 पार्ट में डिसाइड हुआ, 1/3 अनसोल्ड रह गया और बाकी का 1/3 जो है बी फर्म ने सेल किया और बाकी का 1/3 जो है वो ए फर्म ने सेल किया, ये वाली चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन अज्यूम दैट हिज कॉम्पिटिटर्स आउटपुट आर फिक्स्ड। बिल्कुल यहीं पे जो होता है, जब बी अपना आउटपुट को चेंज करता है तो सोचता है कि ए अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा।
जब ए अपना आउटपुट चेंज करता है तो सोचता है कि ये अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा, बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। वो बार बार देखते हैं कि भाई मैं अपना आउटपुट चेंज कर रहा हूँ, ये भी चेंज कर रहा है, ये अपना आउटपुट चेंज कर रहा है तो ये भी कर रहा है, बट फिर भी नहीं समझते कि भाई हम दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, एक रिलेशन है ना। इसलिए इस मॉडल का एक और नाम भी है, आई होप आपको रिमेंबर होगा वो, दैट इज़ नो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, है ना। तो वो भी आपका कूर्नो ओलिगोपॉली मॉडल के लिए यूज़ होता है। तो क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर आउटपुट फिक्स हम मानते हैं, हम मतलब फर्म मानती है, और साइमल्टेनियसली साथ के साथ अपना आउटपुट भी डिसाइड करती है। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है हमारा कूर्नो ओलिगोपॉली मॉडल। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर फॉर यू नाउ। ओके, who among the following economists developed the concept of barriers to entry of firm? हमें पता है जब हम barriers of entry of firms की बात करते हैं तो बहुत सारे मार्केट वहाँ पे आते हैं, लाइक मोनोपोली, है ना। वहाँ पे फर्म्स का मार्केट में एंटर करना उतना ईजी नहीं होता, कुछ बैरियर्स होते हैं ना। तो ये वाला जो बैरियर्स ऑफ एंट्री का कंसेप्ट है, ये दिया किसने था यहाँ पे, किसने डेवलप किया था ऐसा कंसेप्ट? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बेन। बेन का एक मॉडल था, दैट इज़ लिमिट प्राइस थियोरी जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो पुरानी फर्म होती है वो कुछ प्राइस अपनी डिसाइड करके चलती है, और वो प्राइस जो नई फर्म्स आने के लिए मार्केट में चाहती है, तो उनके लिए ये जो प्राइस जो कि उस फर्म ने सेट की हुई है, एक बैरियर की तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो बैरियर्स ऑफ एंट्री वाला कंसेप्ट जो है वो हमारा बेन ने दिया था। इसके बारे में और बात करेंगे, कभी ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा तो हमें और डिटेल में बात करेंगे। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। We'll be moving to the next question, that is 24th. Which among the following is not? ये not तो ना मैम हम मिस कर जाते हैं, इसको मिस नहीं करना, इसको मिस किया तो आपके 2 मार्क्स भी मिस हो जाएंगे, सो डोंट मिस। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनमें से कौन सा ऐसा आपका कैरेक्टरिस्टिक है जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का नहीं है, ठीक है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमने देखा था, व्हाट वाज देयर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मतलब बहुत सारी फर्म्स होती है और बिल्कुल सही तरीके से उनमें कंपटीशन चलता है परफेक्टली, बहुत सारी क्योंकि फर्म्स होती है मार्केट में और एक साथ कंपटीशन करने आती है ना। तो जो कॉस्ट जो प्राइस होती है वो भी हमारी एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो हमारी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। बट अगर हम इसके बियॉन्ड जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, लाइक मोनोपोली बात कर चुके हैं ना, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, तो ये डिओपोली हो गया, ये सारे कंपटीशन जो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे देखो हम बात करें अगर होमोजेनस प्रोडक्ट की, तो कुछ इम्परफेक्ट कंपटीशन होते हैं जिसमें होमोजेनस प्रोडक्ट भी होते हैं, लाइक प्योर ओलिगोपोली बताया था ना। प्योर ओलिगोपोली जो उससे होती है उसमें होमोजेनस प्रोडक्ट की बात करें तो हो सकती है, ये सही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स मे बी देर आर फ्यू, लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो फ्री एंट्री हो जाती है, वहाँ पे इजी होती है ना। तो ये भी आपका सही बन जाता है। यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना फ्री है, तो दिस कुड ऑल्सो बी अ कैरेक्टरिस्टिक दैट। बट परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि अगर हम एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, इतनी सारी फर्म है, आपको कैसे पता चलेगा इतनी सारी फर्म का जो है वो जो है कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करी है, किस प्राइस पे सेल करी है, आपको उसके बारे में नहीं पता। नाउ यू विल बी सेइंग कि मैम सेम चीज़ हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी तो इतनी सारी फर्म्स होती है, उसके बारे में नहीं पता। तो वो हमारा थोड़ा सा आइडियल मार्केट बन जाता है जो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो अजम्पशंस है वो भी थोड़ी रियलिस्टिक है, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। नेक्स्ट पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द कंडीशन सपोर्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो डायग्राम बनाए, ठीक है। ये सही नहीं बना है, बट यू विल हैव टू एडजस्ट विथ मी, वेट अ सेकंड। ओके, नाउ इट इज़ ओके। दिस इज़ एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज रेवेन्यू, एंड दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ से निकलता है MR है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, MC कर्व यहाँ से कट करके जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा AC कर्व भी जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट कर रहा है, सपोज ये इसका मिनिमम पॉइंट है। हमें पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है उसमें मिनिमम पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं होता है। वेट अ सेकंड, ये जो मिनिमम है आपका
लेट्स सपोज यहाँ है, क्योंकि एम सी कर्व जो होता है वो ए सी कर्व को उसके मिनिमम पे टेंजेंट करता है, कट करके निकलता है, ठीक है। अब इस केस में मुझे बताओ एक चीज़ कि जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, 1 सेकंड, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ए आर एम आर एवरेज कॉस्ट और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ए आर है, एम आर है, ए सी है एवरेज कॉस्ट, ये है आपका एम सी। एम सी वाला कर्व एम आर वाले कट को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड होता है, और वहीं से ऊपर अगर हम जाते हैं तो कहाँ तक, ए आर तक, तो वहाँ से हमारी एवरेज, वहाँ से हमारी प्राइस भी डिसाइड होती है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, ठीक है। इस पे देखो प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों ठीक है क्या, प्राइस यहाँ पे है, मार्जिनल कॉस्ट एम सी कर्व कहाँ पे है, ये रहा, और ये वाला एम सी है ना पूरा आपका कर्व, एम सी कर्व, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे, मतलब इतना क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, गलत है। दूसरा देखो एम आर एम सी, ठीक है, ये तो ठीक मिल रहे हैं। ए आर इज इक्वल्स टू ए सी, देखिए इसके ऊपर बाद में आते, पहले इसको देखो, ए आर एम सी एंड ए सी। ए आर कहाँ पे है हमारा एवरेज रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम ये रहा, इस पे ए आर यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड थिंग एम सी कहाँ पे है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एम सी आपका ये रहा, सॉरी एम सी कर्व है ना ये वाला, ये आपका ये रहा, क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या, ए एंड सी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जल्दी से समझ लो इसको। ए सी, ये एम सी, ठीक है, एम सी, ए सी, ए आर एंड एम आर, दिस इज द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारा डिसाइड हो रहा था प्राइस और नीचे क्वांटिटी डिसाइड हो रही थी। अब देखिए ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एम आर और एम सी, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये वाला, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कौन सा, ये वाला, ये कहाँ है, यहाँ पे है एम आर, ठीक है। एम सी कर्व ये जो ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, तो एम आर और एम सी तो इक्वल है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी देखो ए आर एंड ए सी, फर्स्ट ऑप्शन में ए आर कहाँ है, एवरेज रेवेन्यू इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो ए आर कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे है इतना ऊपर। ए सी कहाँ है, ए सी भी ये देखो यहाँ से जा रहा है, यू शेप कर्व जो है वो भी यहीं पे, तो ए आर ए सी तो इक्वल है और एम आर एम सी भी इक्वल है। बट क्या ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे देखो, ए आर एम आर ए सी एम सी चारों इक्वल हैं क्या एक दूसरे के, नहीं, एम आर और एम सी इक्वल हैं एक दूसरे के, और ए सी और ए आर इक्वल हैं, बट ये चारों आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। हु एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। देखिए ये थे, नेम ही है तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। मार्शल जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बात की थी कि भाई प्राइस जब डिसाइड होती है ना तो उसमें टाइम भी एक एलिमेंट होता है। एक बात मुझे बताओ, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है और ऐसा है कि मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अब अगर आप उतनी जल्दी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको सप्लाई इंक्रीज़ करने में टाइम लगेगा, तो क्या होगा, सप्लाई आपकी कम है एज़ कम्पेयर टू मार्केट डिमांड, तो इस केस में प्राइजेस जो होंगी वो क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। अब इस केस में अगर कुछ ऐसा होता कि सप्लाई ना आप अभी बढ़ा सकते हो, 5 मिनट में 10 मिनट में ईजिली आप सप्लाई कर सकते हो किसी चीज़ की, तो उस केस में क्या आपकी सप्लाई कम होगी मार्केट में? द आंसर वुड बी नो मैम, जल्दी से सप्लाई करके मार्केट में दे देंगे, सप्लाई क्यों कम होगी, तो सप्लाई कम नहीं होगी, सप्लाई कम नहीं होगी वो आपकी डिमांड को मीट कर लेगी, तो इस केस में क्या प्राइस राइज होंगे, नहीं होंगे। तो प्राइस को डिसाइड करने के केस में आपकी सप्लाई भी एक डिटर्मिनेंट होती है, सप्लाई भी रोल प्ले करती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। और ये चीज़ किसने बताई थी, ये बताई थी हमारे मिस्टर मार्शल ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द मोनोपोलिस्ट इनकर लॉस इन द शॉर्ट रन, ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना पहली बात, ठीक है। मोनोपोलिस्ट की बात हो रही है, लॉस कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट रन में होगा, तो लॉन्ग रन में वो क्या करेगा। देखो हमको उन्होंने क्या बोला है भाई, हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कब हो रहा है मैम, शॉर्ट रन में हो रहा है, तो लॉन्ग रन में वो बंदा क्या करेगा, भाई हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या लॉन्ग रन की, नहीं दी है, अभी उसको लॉस हो रहा है, तो क्या कोई गारंटी है कि उसको फ्यूचर में भी लॉस होगा, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में उसको प्रॉफिट हो सकता है उसको लॉस हो सकता है उसकी इनकम मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो जाए,
है ना, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव इज़ पॉसिबल, मतलब हो सकता है वो बिज़नेस से बाहर चले जाए अगर उसके लॉस कंटिन्यू हो रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए तो हम लॉस बेयर कर सकते हैं शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में अगर लॉसेस होते रहेंगे तो हम बिज़नेस बंद कर देंगे। सेकंड, ही विल स्टे इन द बिज़नेस, अभी उसको शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, हो सकता है बाद में उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, तो लॉन्ग रन में वो बिज़नेस में रहेगा, तो ये भी पॉसिबल है हमारे लिए। थर्ड, ही विल ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है मतलब जहाँ पे आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। तो लॉन्ग रन में कुछ भी हो सकता है, हमें आपने शॉर्ट रन की इन्फॉर्मेशन दी तो उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते क्या हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। डी वुड बी द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 है ना, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन, जो आपका प्योर मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट कौन, जिसकी मोनोपोली होती है, वो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करता है लेवल ऑफ आउटपुट कब, जब एम आर एम सी इक्वल होते हैं। अभी जस्ट डिस्कस किया था हमारी फर्स्ट कंडीशन, है ना, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल, और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा उसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करेगा, है ना, ये हमने देख लिया था। तो ये दोनों हमारी कंडीशन थी, ये रेवेन्यू है, उसमें से आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राइस लोएस्ट हो नहीं हो, प्राइस हाईएस्ट हो नहीं हो, उससे कुछ लेन देना नहीं, प्राइस एम सी के इक्वल हो नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ए वुड बी द करेक्ट थिंग हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड इज़ अ फंक्शन ऑफ, देखो मार्केट की जो डिमांड होती है किसी भी गुड के लिए वो किसका फंक्शन होती है, ये आपका थोड़ा डिमांड से रिलेटेड है, बट थोड़ा थोड़ा मार्केट की भी बात हो रही है। तो देखो उस पर्टिकुलर गुड की प्राइस कितनी है, ऑब्वियसली जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी हम उसको कम खरीदेंगे, है ना, तो मार्केट डिमांड उस चीज़ के लिए कम होगी। ये रिलेटेड गुड पे भी डिपेंड करता है। रिलेटेड मतलब अगर दो टाइप्स होते हैं रिलेटेड गुड्स के, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो हम साथ साथ यूज़ करते हैं, लाइक पेन एंड इंक दोनों साथ में यूज़ होते हैं, है ना, अगर फाउंटेन पेन की बात करें तो। सेकंड थिंग सब्स्टिट्यूट मतलब कि चाय और कॉफ़ी, चाय पी तो कॉफ़ी नहीं पी, कॉफ़ी पी ली तो चाय नहीं पी रहे, मतलब एक दूसरे की जगह पे दोनों को यूज़ ले सकते हैं। तो अगर हम बोलें यहाँ पे कि भाई इंक पेन की रेट बढ़ गई, अब रेट बढ़ गई इंक पेन की, तो हम उसकी डिमांड तो कम करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंक, तो उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि उससे भी आपकी मार्केट की डिमांड डिपेंड करती है। थर्ड, इनकम, बिल्कुल कोविड चल रहा है, लोगों की इनकम कम हो रही है, तो हम फालतू की चीज़ें खरीद रहे हैं क्या, ओबियसली नहीं, मतलब नॉर्मल लोग जो हैं, अदरवाइज़ बाकी के लोगों की तो क्या कहनी अलग है, बट ठीक है, नॉर्मल लोगों की बात करें तो कंज्यूमर की इनकम जैसे ही चेंज होगी तो वो अपना प्रोडक्शन भी उसी कंजम्पशन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इनकम से भी हमारी मार्केट डिमांड डिसाइड होती है, बिल्कुल होती है। लास्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल जैसे कोई नई फैशन आई मार्केट में हम उसको ख़रीदने के लिए चले जाएंगे, है ना, जैसे बहुत टाइम पहले, मतलब अभी जो है नए नए कपड़ों के ट्रेंड आते रहते हैं, ग्लासेस गूगल्स जो होते हैं उनके ट्रेंड आते रहते हैं, तो क्या होता है हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। तो जिन चीज़ों के फेवर में होती है कि भाई हमें ये चीज़ पसंद है, हम ये खरीदेंगे, तो उनकी मार्केट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जिन चीज़ों की कम हो जाएगी, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिनके फेवर में नहीं रहेगी, तो उनकी मार्केट डिमांड जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये किसका फंक्शन है, मतलब कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो जनाब सब चीज़ों पर डिपेंड करता है ये। Okay, so D would be the correct answer, 1, 2, 3 and 4. Okay, we'll be moving to the last question of this particular series. Next series में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, so be here only, don't leave the video. चलिए, पॉल स्वीजी कौन है ये भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया था ओलिगोपॉली जो मार्केट होता है उससे रिलेटेड, और उसका बहुत ही फेमस नाम है किंग डिमांड कर्व, ठीक है। द पॉइंट किंग रिप्रेजेंट, अब देखो ये क्या होता है जल्दी से समझ लेते हैं। ये होता है हमारा ए आर, पर ये ऐसा होता है, नॉर्मली ए आर हमने स्ट्रेट लाइन देखी है, बट किंग डिमांड कर्व में ऐसा होता है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो ये जहाँ से किंग होता है ना, वहीं से वो मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, एम सी निकलते रहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब इस केस में होता क्या, इस केस में ये होता है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस पर्टिकुलर गैप में से निकलते रहते हैं जहाँ से आपका एम आर किंग हो रहा है ना, एम आर वो हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तब तक आपकी जो प्राइस रहती है वो सेम रहती है, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होता है, एट द सेम टाइम डिमांड में भी कोई चेंज नहीं रहता है, ठीक है। तो आपकी प्राइस एंड आपकी डिमांड दोनों रिजिड हो जाती है, सेम हो जाती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। क्लियर है।
तो क्या पूछ रहा है कि इस जो पॉइंट होता है आपका ये किंक वाला, इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस रिजिडिटी, मतलब प्राइस सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्या सेम है? या फिर दोनों सेम है, या फिर ओनली प्राइस रिजिडिटी इज़ देयर। अच्छा, दो ही ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है, जो भी है। यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है, वहीं से उठाए हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी रिजिड रहेगी। जब तक एमआर जो है आपका किंक वाला उसमें से एमसी निकलता रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक आपकी ना तो प्राइस चेंज होगी और ना ही क्वांटिटी चेंज होगी। जब चेंज नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ तो रिजिड है। क्लियर? चलिए, सो दिस वाज द होल सीरीज ऑफ योर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। सो मैनी MCQs वी हैव सीन, जहाँ पे हमने बहुत सारा कवर किया है। विद दैट अब हमने एंटी UGC नेट में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे वो भी ऑलमोस्ट 30 हमने डिस्कस कर लिया ना। आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ 30 क्वेश्चंस ऑफ मार्केट ओनली, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई है। और भी कोई डाउट आता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बेशक ऑब्वियसली आप बिल्कुल ही जो कमेंट सेक्शन है उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। बट इन द नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नेम इज़ बजट। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कीप वेटिंग। ओके, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इफ़ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।